हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 490। और अगर तुम लोग ऐसे ही आधे आधे घंटे की वीडियो देखना चाहते हो तो फिर तुम सभी को कल तक मेरे 5000 सब्सक्राइबर करवाने होंगे, कल शाम के 6 बजे तक। और अगर कल शाम तक 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर मैं डेली 30 मिनट की वीडियो डालूंगा। और अगर कल तक नहीं हो पाते तो फिर कल 20 मिनट की वीडियो आएगी। तो फिर घर में जितने भी फ़ोन हो सभी फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो जाके। फिर अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो वेनरेबल भाई होते हैं वो कहते हैं तुम इन्हें अपनी होप नहीं, तुम इन्हें अपनी लाइफ दे रहे हो। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है सब कुछ ठीक है और अब सभी लोग मेरी काइंडनेस और इंटेग्रिटी को देखेंगे। और फिर दोबारा से जू फैन हंसते हुए कहता है मुझे इन गंदे कोड्स को देखना पसंद नहीं, हमेशा मेरे मामलों में दखल दिया करते हैं और मैं इनको होप देकर मैं इनको कुचल दूंगा। हा हा हा। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उन्हीं को देख रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं। तो दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, जो कि इथेरियल स्टेज के सेकंड और थर्ड स्टेज पर हैं और जो कि रेडियन स्टेज के कल्टीवेटर को तुरंत ही मार सकते हैं अपने फिंगर से चुटकी बजाकर। रेडियन स्टेज के बंदे को मार सकते हैं। और जो स्टीवर्ट जू फैन है वो फाउंडर है इलाइट लेबर ऑफिस का। और वो सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि जू फैन आखिरकार कौन सा खेल खेलना चाहता है इनके साथ। और फिर जू फैन जो उन एल्डर्स के पोते पोतियों के सर होते हैं वो उन दोनों एल्डर्स के सामने फेंक देता है। और ये चीज उन एल्डर्स को ताने जैसी लगी, वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे ये सब कुछ देखकर। और फिर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं सेवेंथ एल्डर से क्या मैं तुम्हारी ग्रैंड डॉटर का बदला ले सकता हूँ। और जो सेवेंथ एल्डर थे वो इस आइडिया से पूरी तरीके से अगेंस्ट थे, पर तब भी वो कहते हैं चलो ठीक है पर जल्दी करना। और फिर जो सेकंड एल्डर होता है वो अपने ग्रैंड सन का यानी कि चीफ हैंग का सर देखते हुए बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है चीफ हैंग मैं तुम्हारा बदला लूंगा इस लड़के का सर काट कर, और ये बहुत जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा है। और फिर सेकंड एल्डर अनलीश करते हैं टेरिबल सोल विंड्स को और उसकी वजह से वहाँ पर बैठे जितने भी ऑडियंस थे उन सबको भी सोल विंड से दिक्कत हो रही होती है। और फिर वो लोग कहते हैं ये इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट का एक सोल अटैक है और इस अटैक के सामने कोई भी युआन की और कोई भी बॉडी खड़ी नहीं रह सकती है। और जो कुइलैंग का ग्रुप था उन सबको पता था कि जूफैन क्या करना चाहता है, बट कुइलैंग कहता है पर शायद इस सोल अटैक के सामने जूफैन भी कुछ ना कर सके क्योंकि ये इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट का सोल अटैक है और इससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर हमें दोबारा से जू फैन की तरफ दिखाया जाता है और जो जू फैन था उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जू फैन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि जू फैन को इस अटैक की परवाह ही नहीं है, जू फैन की वो हालत कितनी बुरी कर सकता है। और फिर तभी जू फैन भी कुछ वेव्स को रिलीज करता है और अपनी वेव से उन अटैक को खत्म कर देता है, सेकंड एल्डर के अटैक को खत्म कर देता है। और जो सेकंड एल्डर थे वो इस समय बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे और उनको ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो इस समय डंप फाउंडेड लग रहे थे। और फिर सेकंड एल्डर ये देखने के बाद कहते हैं आखिरकार इसने ये कैसे किया, इसने मेरे सोल अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और जो वहाँ पर ऑडियंस थी वो भी हैरान हो चुकी थी और वो लोग कहते हैं आखिर कैसे कोई रेडियन स्टेज का कल्टीवेटर इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट के सोल अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, कैसे खत्म कर सकता है। और अगर इस अटैक के सामने कोई भी रेडियन स्टेज पीक का भी बंदा होता तो अब तक वो मर चुका होता और उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी होती, बट इस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ और जरूर ही इसके पास भी सोल फॉर्म होगी और इसीलिए ये शायद अभी तक जिंदा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है क्योंकि ये अभी अभी जस्ट रेडियन स्टेज पर आया है और अब सभी लोग जुओ फैन के सीक्रेट्स को जानना चाहते थे कि आखिरकार जू फैन ये सब कुछ कैसे कर रहा है। और फिर हमें उन दोनों एल्डर्स की तरफ दिखाया जाता है जो सेकंड और सेवेंथ एल्डर थे। जब वो दोनों जू फैन की तरफ देखते हैं तब जू फैन एक क्रीपी स्माइल उन दोनों को दे रहा था और जू फैन की उस क्रीपी स्माइल को देखकर उन दोनों के ही दिल जोर जोर से धड़कने लगे। और फिर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं सेवेंथ एल्डर से सेवेंथ एल्डर ये लड़का कुछ स्ट्रेंज लग रहा है और जब मैं दोबारा से इस पे जैसे ही सोल अटैक करूंगा तब आप इस लड़के का सर इसकी बॉडी से अलग कर देना। और फिर जो सेवेंथ एल्डर होते हैं सेकंड एल्डर की बात सुन के वो कुछ सोचने लगते हैं और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं मतलब कि अपना सर हिलाते हैं और वो भी ये सब करने के लिए रेडी हो चुके थे। और फिर वैसे ही सेकंड एल्डर और भी बड़ा और भी खतरनाक सोल अटैक करते हैं जू फैन पर और भी सोल प्रेशर के साथ। और अगर कॉमन सेंस से देखा जाए इस
सोल अटैक से कोई भी रेडियन स्टेज का कल्टीवेटर आराम से इस सोल अटैक से कुचला जा सकता है और किसी भी सोल को क्रश कर सकता है, और इसीलिए इस अटैक से जू फैन की भी सोल को क्रश हो जाना चाहिए। पर फिर भी जो जू फैन था वो इसे एक विजेता की तरह ले रहा था। वो अटैक जू फैन का कुछ भी नहीं कर सकता और जू फैन उस अटैक से आराम से जीत जाएगा। जू फैन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, वो अपनी जगह पर वैसे का वैसा ही खड़ा था और मानो जैसे कि जू फैन के लिए सेकंड एल्डर का सोल प्रेशर एक ठंडी हवा का झोंका हो। और फिर ये सब देखकर जो सेकंड एल्डर थे वो और भी ज्यादा सीरियस हो गए और इस समय तो सेकंड एल्डर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और जो बाकी लोग थे वो भी ये सब देख के हैरान हो चुके थे। उनको ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और फिर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और उनको इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो दोबारा से एक अटैक को तैयार करने लगते हैं क्योंकि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और जो वो अटैक था वो एक फायर अटैक था और उस फायर अटैक से जू फैन के चारों तरफ आग जलने लगती है और जू फैन को चारों तरफ से कवर कर लेती है। और फिर जो वेनरेबल भाई होते हैं वो सेकंड एल्डर के इस अटैक के बारे में बताते हुए कहते हैं जो सेकंड एल्डर की सोल है वो एक फायर एलिमेंट है और जिसे कि सोल फायर भी कहते हैं और कोई भी फिजिकली चीज इसे इफेक्ट नहीं कर सकती और इससे मतलब कि सोल फायर से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एक स्ट्रॉन्ग सोल। और स्ट्रॉन्ग सोल के साथ ही कोई इस अटैक से बच सकता है और इस अटैक के सामने खड़ा रह सकता है। और अगर उसकी सोल कमजोर हुई तो उसका बचने का कोई भी रास्ता नहीं है और वो इस अटैक से वहीं पे खत्म हो जाएगा और उसकी सोल का एक अंश भी नहीं बचेगा। और फिर तभी जो यूलिंग होती है वो बहुत ज्यादा पैनिक होते हुए कहती है अरे अब हम लोग क्या करें। जो जू फैन है वो एक रेडियन स्टेज का कल्टीवेटर है और वो इस अटैक के सामने कैसे खड़ा रह पाएगा सोल फायर के सामने। और क्या इसका मतलब कि जू फैन अब नहीं बच पाएगा क्योंकि वो तो अभी एक रेडियन स्टेज एक्सपर्ट है। रेडियन स्टेज एक्सपर्ट की सोल इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट की सोल के सामने कुछ भी नहीं होती। और जो क्वी लैंग की साइड थी वो भी ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और उस समय सभी लोग बस सोल फायर को ही देख रहे थे और उस सोल फायर के अंदर जू फैन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और फिर तभी उस फायर के अंदर से एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है डिवाइन आई ऑफ द वॉइड फोर्थ स्टेज स्पेस क्रशर। और ये आवाज आने के बाद उस फायर के अंदर से बहुत सारी शॉकवेव आने लगती हैं और फिर वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और 100 मीटर के स्पेयर के अराउंड हर एक चीज खत्म हो चुकी थी और 100 मीटर के स्पेयर के अराउंड कोई एक चीज भी नहीं बची थी, हर एक चीज खत्म हो चुकी थी। जू फैन की उस एब्सोल्यूट डोमेन के अंदर सेकंड एल्डर की सोल फायर का कोई भी चांस नहीं था कि वो बच सके और उसकी वजह से जो सेकंड एल्डर होते हैं उनको एक जोरदार झटका लगता है और वो 2 कदम पीछे आ जाते हैं और सेकंड एल्डर के माउथ से ब्लड भी आने लगा था। और उस स्पेस क्रशर के अपीयरेंस से जो सेकंड एल्डर की सोल फायर होती है वो एनहाइलेट हो जाती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और उसकी वजह से सेकंड एल्डर को बहुत ज्यादा गहरा घाव मिलता है और वो जू फैन के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये लड़का ऐसा भी कुछ कर सकता है। और जो लोग वहाँ पर होते हैं वो लोग इन्हें देख रहे होते हैं और वो सभी लोग भी इस चीज पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे और वो लोग कहते हैं फ्रेश रेडियन स्टेज एक्सपर्ट ने जस्ट अभी एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को चोट पहुंचाई, ये सच नहीं हो सकता। और वो लोग इस चीज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे थे। और जो एल्डर बाई और एल्डर की होते हैं वो दोनों भी ये सब देख के शॉक हो चुके थे और जो क्वी लैंग और जू लिंग थे वो लोग भी जानते थे कि जो जू फैन है वो स्ट्रांग है, बट वो लोग ये जू फैन से आशा नहीं कर रहे थे कि जू फैन इतना भी खतरनाक हो सकता है, रेडियन स्टेज पर रहकर भी एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को चोट पहुंचा सकता है। और फिर जो जू फैन था वो इस समय एक मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था और वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में वो उन एल्डर से डील कर रहा था। और फिर दोबारा से वो लोग कहते हैं इसका मतलब ये है कि जू फैन ने इन्हें चैलेंज किया था इन एल्डर्स को टारगेट करने के लिए और सभी लोग ये सोचकर एकदम हैरान हो चुके थे। और फिर ऑडियंस कहती है अच्छा इसीलिए ये अपॉलॉजी बैंकेट हेल्ड की गई है कि जू फैन उन एल्डर्स को मार सके और ये सब कुछ जू फैन ने इन एल्डर्स को मारने के लिए किया था और ये सब कुछ जू फैन का ही प्लान था। और जब वो सभी लोग जू फैन की राइट आई में देखते हैं तब जो जू फैन की राइट आई थी वो बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी 4 गोल्डन हेलोज के साथ में। और जब वो लोग उसकी आंखों में देखते हैं वो लोग उसे देखकर कांपने लगते हैं और उन दोनों एल्डर्स की हालत देखकर। और अब कोई भी एल्डर्स किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था उस समय पर और वहाँ पर सभी लोग डर में थे और जू फैन को रिस्पेक्ट दे रहे थे। और तो और सिर्फ डिसिपल ही नहीं बट एल्डर्स और वेनरेबल भी जू फैन को रिस्पेक्ट दे रहे थे। और जो इस समय जू फैन था वो सिर्फ इस समय एक चीज की केयर कर रहा था और वो था उन एल्डर्स को मारना। और एक बार फिर से जू फैन की राइट आई गोल्डन कलर में चमकने लगती है और फिर जू फैन कहता है डिवाइन आई ऑफ द वॉइड फर्स्ट स्टेज शिफ्ट।
और फिर जूफेन जस्ट उनके सामने पहुंच जाता है और अनलीस्ट करता है अपना पाल्म अटैक ड्रैगन की रोर के साथ। और जो वो पाल्म था वो ड्रैगन के पंजे जैसा लग रहा था और जूफेन उस आउटस्टैंडिंग माइटी क्लॉ को सेकंड एल्डर के चेस्ट पर अटैक कर देता है। और फिर सेकंड एल्डर उस अटैक से बचने के लिए अपनी सोल फायर का यूज करते हैं, पर वो सब कुछ बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा था क्योंकि सेकंड एल्डर पर बहुत ज्यादा ही सोल प्रेशर पड़ रहा था और जूफेन के हैवी प्रेशर की वजह से वो हाफने पर मजबूर हो गए। और फिर सेकंड एल्डर कहते हैं, क्या तुमने अपनी सोल को फॉर्म कर लिया है? और जो सेकंड एल्डर थे वो इस चीज पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जूफेन सिर्फ एक रेडियन स्टेज का लेबर है और उसने अपनी सोल को फॉर्म कर ली है एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट की तरह। और सबसे बुरा ये था कि जो जूफेन की सोल फॉर्म थी वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थी और जूफेन की सोल का प्रेशर उन सेकंड एल्डर के ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि जूफेन की सोल का प्रेशर सेकंड एल्डर के सोल प्रेशर से ज्यादा था और जूफेन सेकंड एल्डर के ऊपर अपने सोल प्रेशर को पुट कर रहा था। और अब सेकंड एल्डर के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी और अब सेकंड एल्डर के पास युआन की भी नहीं बची थी और सेकंड एल्डर की इथेरियल स्टेज कल्टीवेशन की वजह से और 7th ग्रेड का डीमन ट्रेजर सोल ईटर की वजह से मतलब उस ट्रेजर की हेल्प से वो जूफेन के ऊपर अटैक करते हैं और जूफेन अपने किलिंग के आर्म की मदद से जूफेन को एक भी स्क्रैच नहीं आता है और वो 7th ग्रेड का टॉय वो जूफेन के आगे कुछ भी नहीं कर पाया। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, सेकंड एल्डर अब तुम मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडसन के पास भेज सकूं। और फिर जूफेन हंसते हुए अपने घोस्टली ड्रैगन क्लॉ के साथ रोर करते हुए और फिर उसमें उस ड्रैकोनिक रोर को ऐड करता है जिससे कि जो किलिंग का आर्म होता है वो ग्लो करने लगता है। और फिर तभी जूफेन की तरफ बहुत सारी ब्लेड्स आने लगती हैं और फिर जूफेन अपने ड्रैकोनिक क्लॉ से सेकंड एल्डर पर अटैक करता है। और फिर जो सेकंड एल्डर थे वो उस ट्रेजर की वजह से मतलब उसकी हेल्प से अपने आप को बचा रहे थे। और जब जूफेन का क्लॉ और सेकंड एल्डर का 7th ग्रेड डिमोनिक ट्रेजर आपस में टकराते हैं तो उन दोनों के टकराने से बहुत ज्यादा चिंगारी निकलने लगती हैं। और फिर तभी 7th ग्रेड ट्रेजर की चिटकने की आवाज आती है और सेकंड एल्डर का डिमोनिक ट्रेजर जूफेन के क्लॉ के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो उसी समय टूट जाता है। और जब सेकंड एल्डर ये सब कुछ देखते हैं और ये सब देखने के बाद उनकी आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। और फिर सेकंड एल्डर को कुचलने के बाद उनके शरीर से खून बहने लगता है और वहाँ चारों तरफ फैलने लगता है और कुछ समय बाद वह जगह खून से भर गई। और ये सब देखकर जो ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुकी थी और वो लोग कहते हैं जूफेन के मास्टर प्लान का अनुमान लगाना दूसरी बात थी और इसे इतनी आसानी से मारना एक दूसरी बात थी। और फिर वहाँ से जो सेकंड एल्डर की सोल होती है वो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से उतनी जल्दी उड़ने की कोशिश करती है। और फिर सेकंड एल्डर कुछ समय शांत होने के बाद सेकंड एल्डर को पता चलता है कि जूफेन जो कुछ भी किया था वह उनकी जान लेना चाहता था, वह एक सावधानी पूर्वक प्रयास था उनकी जान लेने का। और अब सेकंड एल्डर को पछतावा हो रहा था और वो कहते हैं ये लड़का बहुत चालाक और कपटी है और अब सेकंड एल्डर के पास एक ही रास्ता है कि वे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकलें और वेनरेबल सी के पास जाएं। और फिर सेकंड एल्डर कहते हैं मैं एक दिन जूफेन से अपना बदला जरूर लूंगा। और फिर तभी वो अपने पीछे जूफेन की आंखों को देखते हैं और जूफेन की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जूफेन सेकंड एल्डर का पीछा करना चाहता है। और फिर तभी जूफेन की गोल्डन आई दोबारा से साइन करने लगती है और फिर जूफेन कहता है डिवाइन आई ऑफ द वॉइड सेकंड स्टेज वॉइड एनहाइलेशन। और फिर वैसे ही सेकंड एल्डर के ऊपर एक इनविंसिबल चीज से अटैक होता है और जिससे कि सेकंड एल्डर की सोल में होल हो गया था और जो सेकंड एल्डर की सोल थी वो अंदर से टूटने लगी। और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता कि वो किसी दर्द में है पर अब वो जा चुका था और वहाँ पर कुछ रेड फ्लिकर हुआ और फिर वो इस दुनिया से चला गया। इसका मतलब कि जो अब सेकंड एल्डर था वो मर चुका है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जूफेन ने अपनी सोल को फॉर्म कर लिया था और जिसकी वजह से वॉइड एनहाइलेशन इफेक्ट मेटाफिजिक के साथ सोल को भी इफेक्ट कर सकता था, मतलब सोल को खत्म कर सकता था। और फिर सेकंड एल्डर की मौत को देखकर जो 7th एल्डर थे वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे। और जब 7th एल्डर देखते हैं कि जूफेन अभी बिजी है, 7th एल्डर इसका मौका उठाकर चौका मारना चाहते थे, मतलब कि इस मौके का फायदा उठाकर जूफेन के ऊपर एक स्नेक अटैक करना चाहते थे। और जो सेकंड एल्डर थे वो अभी मर चुके थे पर उनको पता था कि उसके मरने के बाद 7th एल्डर उसका बदला लेंगे। और फिर जो 7th एल्डर होते हैं वो सोल ब्लेड से जूफेन के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर 7th एल्डर कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे कितने भी टफ हो पर ये अटैक तुम्हें अच्छा नुकसान पहुंचाएगा। बट 7th एल्डर के खुशी को मनाने से पहले जो जूफेन था वो अभी भी जिंदा था और जो भी जूफेन के रास्ते में आता है तो जूफेन उसे कभी भी नहीं छोड़ता। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है ब्लड ब्लेड हाँ, और जो वो शार्प
ब्लेड और उनकी शार्प रिंगिंग थी जूफेन की तरफ आ रहे थे, बट जूफेन की बॉडी से एक रेड लाइट निकलती है और विंड ब्लेड को क्रश कर देती है जूफेन को टच करने से पहले। और फिर जो सेवेंथ एल्डर होते हैं वो कहते हैं ये आखिरकार है क्या, और फिर जूफेन उसकी तरफ एक अटैक करता है और जो जूफेन का अटैक होता है वो उसकी बॉडी में इंटर कर जाता है और जो सेवेंथ एल्डर होता है वो कांपने लगता है और उसकी बॉडी पूरी शिवर करने लगती है, उसके माउथ से खून निकलने लगता है। और ये कोई सोल फॉर्म नहीं था, ये बस एक रेडियन स्टेज का सोल अटैक था। आखिरकार ये लड़का किस टाइप का मॉन्स्टर है। सेवेंथ एल्डर ये सब देख के बहुत ज्यादा डर चुके थे और फिर जो सेवेंथ एल्डर होता है वहाँ से भागने लगता है और सेवेंथ एल्डर कहता है जब सेकंड एल्डर इथेरियल स्टेज की थर्ड लेयर पे होकर भी जूफेन के सामने कुछ भी नहीं कर सके और फिर मेरा क्या ही चांस है, तो सिर्फ इथेरियल स्टेज की सेकंड लेयर पर हूँ। और फिर सेवेंथ एल्डर बिना किसी चीज को देखे अपनी डिग्निटी को फेंक देते हैं, अपनी गरिमा को त्याग देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है जीने और दूसरे दिन मरने का हमेशा फल मिलता है और उन्होंने इस कहावत को एकदम अच्छी तरह से समझ रहे थे, खासकर अब। और उन्हें भागने के अलावा किसी बात की परवाह नहीं थी और वो बस ऐसे ही भाग रहा था। और जो जूफेन था वो उससे भी ज्यादा फास्ट था। जूफेन अपनी गोल्डन आई की वजह से सेवेंथ एल्डर के आगे आके उसे रोक लेता है और फिर जूफेन सेवेंथ एल्डर से कहता है सेवेंथ एल्डर क्या हम लोग फाइट नहीं कर रहे हैं और क्या आप यहाँ से भाग रहे हैं। और फिर जूफेन ये कहकर मुस्कुराया और उसकी छाती पर हाथ मारा। फिर जो सेवेंथ एल्डर होते हैं वो कहते हैं जूफेन क्या तुम हिम्मत करते हो इनर सेक्ट के एल्डर को मारने की। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है मेरे पास सेक्ट के सारे रूल हैं और तुमको मारना कुछ भी नहीं है, तो फिर इसे एक मर्द की तरह लो और मैं पहले से ही एक को मार चुका हूँ, तो अगर मैं एक और को मार दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। और फिर जूफेन अपने घोंसले ड्रैगन क्लॉ से एक बार फिर से उस पे अटैक करता है और वो जूफेन के अटैक से वो जमीन पर गिर जाता है। और जो सेवेंथ एल्डर था उसने सेकंड एल्डर से सीखा था जैसे ही जूफेन का दूसरा अटैक आता वैसे ही वो अपनी बॉडी को छोड़कर सोल फॉर्म में वहाँ से उड़ जाता है। और जब सेवेंथ एल्डर वहाँ से उड़ के भाग रहा था फिर उसे उड़ते समय एक धक्का लगता है। ये सब कुछ किया था जूफेन के ब्लड इन्फेंट या फिर कह सकते हो ब्लडी बेबी। और उस ब्लडी बेबी का जो ऑरा था वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। जो सेवेंथ एल्डर का शरीर था वो पूरा कांप रहा था। और जो सेवेंथ एल्डर होते हैं वो कहते हैं ये है क्या आखिरकार। और इसके रिस्पॉन्स में जो सेवेंथ एल्डर होते हैं बहुत सारे विंड ब्लेड्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। और जो ब्लडी इन्फेंट था उसका बस एक ही रिएक्शन था, वो बस हंस रहा था हा हा हा। और जो वो ब्लडी बेबी होता है वो उन विंड ब्लेड्स को ऐसे क्रश कर देता है जैसे कि वो अटैक उसके सामने कुछ भी ना हो। और सेवेंथ एल्डर की जो ब्लू सोल थी वो सेक कर रही थी और यही वो चीज थी जो जूफेन को लास्ट टाइम जूफेन की हेल्प की थी। बट ये चीज है क्या और इस बच्चे के पास आखिरकार कितने सारे ट्रिक्स हैं। और फिर जो ब्लडी बेबी होता है वो सेवेंथ एल्डर के ऊपर चार्ज कर देता है और उस ब्लडी इन्फेंट ने लाइटनिंग की तरह तेज उसके पास आया और उसे निगल लिया। और वहाँ पर सभी लोगों की आंखें शॉक्ड हो चुकी थी वो सब चीजें देखकर। और जो सेवेंथ एल्डर था वो ब्लडी इन्फेंट के स्टोमक में मतलब उसके पेट के अंदर बहुत ज्यादा ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और अब सेवेंथ एल्डर उसके अंदर थे और एक सोल होने के कारण उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था बाहर निकलने के लिए। और वो सेवेंथ एल्डर के लिए एक सोल प्रिजन जैसा था। और वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस थी ये सब देख के घबरा गई थी। और वो लोग कहते हैं कि ऐसे डिमोनिक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा रेयर होते हैं जिनके पास अपना खुद का डिमोनिक क्रिएचर होता है और इन्हें कोई भी फिजिकल बीइंग किसी भी सोल को हार्म नहीं कर सकती। बट जूफेन के ब्लड इन्फेंट ने दिखा दिया था कि वो कितना मिस्टिकल डिमोनिक क्रिएचर है। जूफेन को यही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा था और ये एक पार्टनर के होने के जैसा था जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और जो वो डिमोनिक क्रिएचर होता है अनलीस्ट करता है डेडली अटैक को। और फिर जो ब्लड इन्फेंट होता है वो जूफेन के पास वापस आ जाता है और वो ब्लड इन्फेंट जूफेन के पास आकर ऐसा लग रहा था कि वो एक जूफेन का पालतू हंटिंग डॉग हो। और ब्लडी इन्फेंट जूफेन के अंदर जाने से पहले सेवेंथ एल्डर की सोल को बाहर निकाल देता है और जूफेन उनकी सोल को पकड़ लेता है। और जूफेन सेवेंथ एल्डर से कहता है भागो भागो, जितना फास्ट तुम भाग सकते हो उतनी तेज भागो। और इसीलिए मैंने पहले ही अपने डिमोनिक क्रिएचर को बाहर निकाल लिया था जिससे कि तुम्हें वो रोक सके। और फिर जो सेवेंथ एल्डर होता है वो कहता है स्टीवर्ट जो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो और मैं तुम्हारे पास यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा। और फिर जो जूफेन होता है वो भी हंसते हुए कहता है हा हा हा, मुझे भी पता है तुम नहीं आओगे। और जो सेवेंथ एल्डर था वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था भीख मांगने के अलावा। ये ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ जूफेन के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। और जो सेवेंथ एल्डर होते हैं जूफेन की किलर स्माइल को देखकर वो जूफेन को एक बार फिर से
धमकी देने की कोशिश करते हैं और सेवंथ एल्डर जूफेन से कहते हैं तुम ये सब करके इनर सेक्ट को अपना दुश्मन बना लोगे। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है क्या दुश्मन, तुम गलत कह रहे हो, वो तुम लोग हो जिसने मुझे दुश्मन बना लिया है। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है ये लेबर ऑफिस के लोगों के सामने ये एक सोल है और ये हमारी प्लेस है और ये बूढ़ा कुत्ता मुझे इसके साथ धमकी दे रहा है और मुझे बताओ क्या हम लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। और फिर वेनरेबल भाई और वेनरेबल की चिल्लाते हुए कहते हैं नो नो नो। जो सेवंथ एल्डर है उनकी नाराजगी वो बस एकदम से बाहर आ गई और जो पूरा लेबर ऑफिस होता है वो चिल्लाता है एक ही पर्पस से, एक ही माइंड से, ये हमारा स्टीवर्ड जू है और ये लेबर ऑफिस का स्टीवर्ड जू है। और जो ये जूफेन की जीत थी लेबर ऑफिस की डिग्निटी और ग्लोरी को वापस ले आई थी जो खो चुकी थी। और मैं अभी तक इतनी वीडियो बना पाया हूँ तो इसे मैं अभी एडिट करके तुरंत अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं अगर 10 मिनट की और वीडियो बनाऊंगा तो फिर और ज्यादा टाइम लग जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो है अब वो दूसरे चैनल पे आएगी। जैसा कि तुम लोगों को पता है मेरे इस चैनल पे 2 स्ट्राइक आ चुकी है, अगर इस चैनल पे एक और स्ट्राइक आती है फिर ये चैनल बंद हो जाएगा, फिर मैं इस पे वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। इसलिए जिन लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसी चैनल पर आएगी, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो।